हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीके एजुकेशन वर्ल्ड। यहाँ पे हम पैट 2023 के लिए करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे थे। तो बीच में कुछ बहुत अर्जेंट वर्क होने के कारण मैं लगभग 1 वीक तक कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। सबसे पहले उसके लिए सॉरी। और जो भी हमारा लॉस हुआ है या हमने बीच में करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड नहीं की है, वो सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। वो पीछे का सारा करंट अफेयर्स कवर किया जाएगा और उसकी वीडियो मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगी। अभी आज हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। जो स्पीडी करंट अफेयर्स है, जो उसका वार्षिकांक आता है, अभी जो आया हुआ है अप्रैल 2022 से 1 मार्च 2023 तक का, स्टेप बाय स्टेप उसको कवर करेंगे। उसके बाद जो 1 मार्च के बाद का जो करंट अफेयर्स आएगा, उसको भी सारी वीडियोस में कवर करेंगे, क्योंकि आज की डेट में कोई भी एग्जाम देने के लिए आपको कम से कम पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। और कंपटीशन बहुत हाई है, बहुत टफ है, इसलिए ज़रूरी है कि हम सब तरीके से अपनी तैयारी को अच्छा रखें। तो इसी के लिए ये एक सीरीज मैंने स्टार्ट की है यहाँ स्पीडी की। बाकी स्टैटिक चीज़ें भी इसमें कराई जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का करंट अफेयर्स, या आज हमारी वीडियो में हमने क्या पढ़ना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पढ़ेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो 2022 और 23 में आयोजित किए गए, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच की बैठक कहाँ हुई है, या विश्व आर्थिक मंच क्या है, COP15, COP27, G20 शिखर सम्मेलन, SCO शिखर सम्मेलन, इन सब के बारे में। इसके अलावा भी और समिट जो हुए हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखते हैं पहली G20 ECSWG की बैठक 2023 में कहाँ हुई है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि G20 क्या है। G20 विश्व की 20 डेवलपिंग और डेवलप यानी कि विकसित और विकासशील जो देश है, अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनका एक ग्रुप है। या आपस में एक मंच पे आते हैं और बहुत सारी अपनी प्लानिंग करते हैं, इकोनॉमिक, स्ट्रेटजिक, क्लाइमेट से रिलेटेड, इन सब के बारे में यहाँ पे चर्चा की जाती है। अपने आइडियाज को शेयर किया जाता है और एक दूसरे के सहयोग के लिए कदम बढ़ाए जाते हैं। तो इसकी ECSWG, अब ये देखते कि ECSWG क्या है। तो ये है वर्किंग ग्रुप ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी, यानी कि G20 के जो देश है उन्होंने भी प्रत्येक पार्ट के लिए, जैसे अगर क्लाइमेट के लिए हमें स्ट्रेटजी बनानी है, उस पर हमें वर्क करना है, विचार करना है, तो उसके लिए एक अलग ग्रुप बनाया हुआ है। या हमें अर्थव्यवस्था को या GDP को बढ़ाने के लिए जो प्रयास करने उसके लिए अलग ग्रुप है। तो अगर एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट की सस्टेनेबिलिटी के लिए जो ग्रुप की बैठक हुई है वो बेंगलुरु में हुई है। जैसा कि हम जानते हैं G20 की अध्यक्षता 2023 में भारत के द्वारा की जा रही है, और 2022 में जो लास्ट ईयर हुआ था तो वो इंडोनेशिया के द्वारा की गई थी, और ये समिट बाली में हुआ था। तो इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रिजिलियंट ब्लू इकोनॉमी। ये इसकी थीम है जो यहाँ पे 2023 में आयोजित हुआ है। देखो इसमें 20 देश हैं, जिसमें 19 देश और एक EU है। EU क्या, यूरोपियन यूनियन भी अपने आप में एक ग्रुप है, वो इसका सदस्य है। और ये जो 20 देश है, ये वर्ल्ड की जितनी भी GDP है उसका 85%, और विश्व में जितना भी व्यापार होता है उसका 75% इन G20 के देशों के द्वारा ही किया जाता है। और जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसका 2/3 इन G20 कंट्रीज में भी निवास करती है। ये चीजें मैं इसलिए बता रही हूँ कि बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बोल देगा कि G20 है वो वर्ल्ड की 50% GDP को रिप्रेजेंट करता है। नहीं, 50 नहीं 85 को रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीजें हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के रूप में हमें जान लेनी चाहिए। और इस बार की थीम रही है जो अभी मैंने बताया कि सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रिजिलियंट ब्लू इकोनॉमी, यानी कि हमें एक ब्लू इकोनॉमी को ऐसे डेवलप करना है जो सस्टेनेबल हो क्लाइमेट के लिए, यानी कि GDP तो बढ़े, साथ के साथ हमारे क्लाइमेट पे नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। ये इसका मेन उद्देश्य है। आगे देखते हैं, आगे है विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2023, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक है वो कहाँ हुई है? वो दावोस स्विट्जरलैंड में हुई है। देखो विश्व आर्थिक मंच भी मल्टी डायमेंशनली वर्क करता है। ये बहुत, जैसे पर्यटन के क्षेत्र में, कॉम्पिटिटिवनेस के क्षेत्र में, जेंडर गैप इंडेक्स के उसमें,
इकोनॉमी के डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक हेल्प के रूप में, इसमें भी बहुत सारे विषयों पर चर्चा की जाती है और उनको सुधारने के लिए प्रयास किए जाते हैं। तो ये जो अब की बार इसकी बैठक आर्थिक जो आयोजित की गई है, उसकी थीम थी यानी विषय था कॉर्पोरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, यानी कि जो हमारा वर्ल्ड विखंडित होता जा रहा है। विखंडित का मतलब ये भी हो सकता है कि आपस में अगर किसी के कोई क्लैशेस चल रहे हैं या कुछ उनके आपस में जो संबंध हैं उनमें अगर कोई उनको प्रॉब्लम है, या फिर ऐसा हो रहा है कि कोई तो बहुत डेवलप होता जा रहा है और बहुत कोई किसी किसी कंट्री की डेवलपमेंट यानी ग्रोथ बहुत कम है, तो ये भी एक फ्रेगमेंटेड का आएगा। तो इसको कम करके आपस में एक कॉर्पोरेशन स्थापित करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। इसकी मीटिंग एनुअली यानी वार्षिक तौर पर आयोजित की जाती है और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा कुछ रिपोर्ट जारी की जाती है। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया रिपोर्ट का नाम देके कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, जैसे कि अगर है जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट, ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है, या वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट यानी कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा कितनी है, और इसके बारे में इस पे जो आधारित रिपोर्ट जारी की जाती है, या वैश्विक पर्यटन पर रिपोर्ट जारी की जाती है, वो भी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट है हमारा कोप 15 जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, यानी देखो सीबीडी। कोप 15 है यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जैव विविधता है हमारा, जो जैव विविधता की हमारी से रिलेटेड जितने भी इशू होते हैं उन पे जो चर्चा की जाती है, उनमें जो देश भाग लेते हैं, जो इसके सदस्य हैं, उनको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोला जाता है। और इसकी ये 15वीं बैठक का आयोजन मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ है। देखो सीबीडी का जो गठन किया गया था वो रियो सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में इसका गठन किया गया था और 1993 से प्रभावी हो गया। उसके बाद 1994, 95, 96 तक तो इसकी तीन वर्ष में लगातार बैठक हुई, और उसके बाद इसकी जो बैठक को आयोजन किया तो प्रत्येक 2 साल पर किया जाता है। 1996 के बाद से 1996 के बाद फिर 98 में हुआ, तो ये 2 वर्ष में इसका आयोजन किया जाता है। जो 2022 की है उसकी अध्यक्षता चीन ने की है और भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? पर्यावरण जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने। देखो अगर जैव विविधता बायोडायवर्सिटी किससे संबंधित है? एनवायरमेंट से, तो वहां पे जो पार्टिसिपेट करेंगे एनवायरमेंट मिनिस्टर ही जाएंगे, क्योंकि जिनके वो मैटर है, यानी कि जो हेड ऑफ द बॉडी होता है किसी देश में, उससे रिलेटेड अगर इकोनॉमी से रिलेटेड कोई आयोजन किसी भी चीज का हो रहा है तो हमारे वहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर जाएंगे, एनवायरमेंट से रिलेटेड तो एनवायरमेंट मिनिस्टर जाएंगे। ये चीजें इसलिए बताई जा रही है जिससे अगर इस तरह से पूछ लिया जाए कि कॉप 15 जैव विविधता पर जो आयोजित किया गया मॉन्ट्रियल, तो भारत से किसने पार्टिसिपेट किया है, यानी कि भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है, तो हमें वहां सोचना विचारना ना पड़े। जैव विविधता देखें तुरंत एनवायरमेंट मिनिस्ट्री दिमाग में आना चाहिए और तुरंत एनवायरमेंट मिनिस्टर। नेक्स्ट चलते हैं हम। देखो कोप 27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, यानी कि जलवायु क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है इस पे जो मेंबर है उनकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो 27वां सम्मेलन हुआ है वो शर्म अल शेख मिस्र में हुआ है। कोप 27, 26 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रहे। इसकी अध्यक्षता मिस्र के विदेश मंत्री ने की और भारत का प्रतिनिधित्व कौन किसने किया? भूपेंद्र यादव जो भारत के पर्यावरण मंत्री हैं। इसकी थीम थी डिलीवरी फॉर पीपल एंड द प्लेनेट। और कॉप 26 का आयोजन कहाँ हुआ था? ग्लासगो में। कॉप 26 में एक सबसे इम्पोर्टेंट क्या था कि भारत 2070 तक नेट जीरो के टारगेट को प्राप्त करेगा। नेट जीरो का मतलब क्या? ये नहीं है कि भारत कोई इमिशन नहीं करेगा, कोई जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इन सब का इमिशन नहीं करेगा, नहीं, इमिशन तो होगा क्योंकि पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इनको कंपनसेट करने के लिए और भी एक्टिविटी करेगा। जैसे कि अगर हम 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड हमारी इंडस्ट्री निकाल रही है तो हम पौधे लगाएंगे जिससे कि वो उस 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन सिंक के रूप में काम करे, उसको एब्जॉर्ब कर लें, तो अब नेट उत्सर्जन हमारा जीरो हो गया। तो क्योंकि ये इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत ने 2070 तक नेट जीरो का टारगेट
रखा है, तो नेट जीरो का अर्थ क्या है कि भारत कोई इमिशन नहीं करेगा, या इमिशन करेगा तो उसके लिए ऐसा काम करेगा कि जो इमिशन है वो नेट जीरो हो जाए। इसलिए यहाँ पे इतना टाइम देके आपको इन छोटी-छोटी चीज़ों को एक्सप्लेन किया जा रहा है। और COP 28 का जो आयोजन होगा वो यूएई में होगा 2023 में। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं कि यूएनएफसीसीसी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की जो हेडक्वार्टर है वो जर्मनी वॉन में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। और इसी की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है ये 27वां है, जिसका आयोजन मिस्र में हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं 17वां G20 शिखर सम्मेलन। देखो G20 के बारे में हमने अभी चर्चा की है कि अब की बार G20 की अध्यक्षता भारत के द्वारा की जा रही है, तो 18वां चल रहा है जो भारत के द्वारा किया जा रहा है। और मैंने बताया था कि लास्ट ईयर 2022 वाला जो था वो इंडोनेशिया बाली में हुआ था। थोड़ा थीम यहाँ पे देख लेते हैं कि लास्ट ईयर की थीम क्या थी, हालांकि बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि थीम जो होती है वो करंट की ही इम्पोर्टेंट होती है। जो करंट में समिट चल रहा होता है उसका हमें जरूर पता होना चाहिए। तो इसकी थीम थी रिकवर टुगेदर एंड रिकवर स्ट्रॉन्गर, और उस टाइम भारत का प्रतिनिधित्व भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं एससीओ शिखर सम्मेलन 2022, इसका आयोजन कहाँ किया गया? समरकंद उज्बेकिस्तान में। देखो एससीओ क्या है? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल नेम है। इसके जो सदस्य हैं ये इसके बताते कि इसका जो गठन हुआ था वो 1996 में 1996 में हुआ था, और ये था इसमें 5 सदस्य थे उस टाइम, 5 देश थे। चाइना था, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया और तजाकिस्तान। फिर 2002 में क्या हुआ, इसमें उज्बेकिस्तान को शामिल कर लिया गया और उज्बेकिस्तान में ये सम्मेलन हुआ था। और 2003 से फिर ये लागू हुआ, यानी कि परमानेंट मेंबर बना 2003 से उज्बेकिस्तान। 2017 में फिर इसमें क्या है, भारत को और पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया गया। और अभी जो एससीओ का शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान में हुआ है, उसकी मुख्य बिंदु क्या है? इसमें एक समरकंद घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। अगर पूछा जाए समरकंद घोषणा पत्र किससे संबंधित है, तो संघाई सहयोग संगठन से। नेक्स्ट चलते हैं, पहला I2U2 शिखर सम्मेलन 2022 का हुआ। देखो सबसे पहले जानते हैं I2U2 क्या है, यानी इंडिया और इजराइल, और इसमें है यहाँ पे यूएसए यूएई, यानी कि 2 आई से का मतलब हो गया इंडिया इजराइल, और 2 यू का मतलब हो गया यूएसए यूएई। इसका आयोजन फर्स्ट टाइम हुआ है, वर्चुअली हुआ है, और भारत की ओर से इसकी अध्यक्षता की है नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और इसका पूर्ण रूप ये है, इसका मुख्य बिंदु, इस सम्मेलन में 6 क्षेत्रों पर चर्चा होती है। जल यानी कि वाटर क्राइसिस, वाटर सेव के लिए, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, स्पेस और हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी पर इसमें चर्चा की जाती है। ये भी नया संगठन बना है, तो इसका फर्स्ट सम्मेलन अभी वर्चुअली आयोजित किया गया। नेक्स्ट है हमारा नाटो का 32वां शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन किया गया है मैड्रिड स्पेन में। देखो नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, और ये हुआ था कि शीत युद्ध का आरंभ माना जा रहा था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूएसए, जब यूएसएसआर था उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने एक अपना संगठन बनाया था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है। वो इसलिए कि इसमें जो जितने भी देश शामिल थे वो लगभग उनकी लोकेशन जो थी जो अटलांटिक सी है उसके नॉर्थ में थी, जैसे कि यूएसए था, ब्रिटेन, ये सब इसके सदस्य थे। इसमें 30 सदस्य हैं, और जब इसका गठन हुआ था तब इसमें सिर्फ 12 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष था नाटो के महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग, इन्होंने किए। मुख्य बिंदु सब इस शिखर सम्मेलन के क्या रहे? फिनलैंड और स्वीडन को गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना। देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज है, अभी क्या है कि यूएसएसआर यानी कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, और फिनलैंड और स्वीडन क्या है? यूरोपियन कंट्री है, और ये नाटो का भाग नहीं है, क्योंकि नाटो अपने आप को जो मेनली इसने मेन थीम पे इसको गठन किया गया था वो ये था कि अगर रूस, रसिया
किसी भी इस संगठन के देश पे हमला करता है तो यानी कि पूरे संगठन पर हमला माना जाएगा और ये सारे मिलके उसको काउंटर करेंगे। अब ये चाह रहे हैं कि फिनलैंड और स्वीडन भी नाटो में शामिल हो जाए जिससे कि ये और मजबूत बन जाए। इसका 31वां सम्मेलन ब्रुसेल्स बेल्जियम में किया गया और 33वां सम्मेलन आयोजित होगा लिथुआनिया में। नेक्स्ट है G7 का शिखर सम्मेलन 48वां ये जो हुआ है बवेरियन आल्प्स यानी जर्मनी में हुआ है G7 का। देखो G7 का जब गठन हुआ था तो ये G6 था और G6 में थे फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए। फिर इसमें क्या हुआ कि इसमें कनाडा भी शामिल हो गया तो इसका नाम बदल के क्या हो गया G7। ये G7 के जो देश होते हैं इनके मंत्री और नौकरशाह यानी कि ये आपस में क्या अपने आपसी हितों पर चर्चा करते हैं और उनको सॉल्व करने के लिए उन पर रणनीति तैयार करती है और इसका सम्मेलन प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। इसकी एक खासियत ये भी है इस सम्मेलन में जो देश इसका भाग नहीं है यानी G7 के सदस्य नहीं है उनको भी जो देश इसका सदस्य है और जिसकी अध्यक्षता उसके द्वारा की जा रही है वो देश अपनी मर्जी से किसी भी देश को यहाँ पर आमंत्रित कर सकता है चाहे वो इस ग्रुप का सदस्य है या ना। जैसे कि हमें ध्यान होगा 2019 में जब ये इटली में हुआ था तो इटली के प्रधानमंत्री ने भारत को आमंत्रित किया था और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी वहां पर गए थे। अभी 22 में देखो भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 47वां सम्मेलन यानी कि अब देख क्या होता है क्वेश्चन पूछने का पैटर्न बहुत बदलता जा रहा है क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होता जा रहा है। तो क्या करते हैं माना कोई सम्मेलन हुआ है तो वर्तमान के सम्मेलन के साथ साथ पिछले 1-2 साल के सम्मेलन भी पूछ लेते हैं। अब जैसे कभी पूछ सकता है कि 37वां सम्मेलन कहाँ हुआ तो ये हुआ था कार्नवाल यूके ब्रिटेन में। जैसे अभी पीसीएस में क्वेश्चन आया है उसमें रैंकिंग 2022 के साथ साथ 2020 तक की पूछी गई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। जैसे या अब नोबेल पुरस्कार आप ले लें अगर नोबेल पुरस्कार है तो जो प्रेजेंट में दिए गए हैं यानी कि अगर हम 2022 में एग्जाम दे रहे हैं या 2023 में दे रहे हैं तो 2022 के पूछने चाहिए लेकिन वो 1-2 साल पीछे के भी पूछ लेता। इसलिए इन पे भी हमें ध्यान देना जरूरी है कि माना अगर 48वां हुआ तो 47वां कहाँ हुआ 49वां जापान में होगा। नेक्स्ट है 14th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 इसका आयोजन कहाँ हुआ चीन में हुआ। इसकी मेजबानी चीन के द्वारा की गई है। देखो ब्रिक्स क्या BRICS इसके नाम में ही इसके मेंबर छुपे हैं जैसे ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसका हेडक्वार्टर संघाई चीन में है। देखो 2009 में इसका गठन किया था और तब इसका नाम ब्रिक था। ब्रिक माने ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। लेकिन 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका ने इसका सदस्य बनने की एक पहल की कोशिश की तो फिर इसको इसका सदस्य बना दिया गया और इसका नाम ब्रिक से ब्रिक्स हो गया। 13वां सम्मेलन इसका 2021 में नई दिल्ली में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ब्रिक्स से क्वेश्चन बना तो वो हो सकता है 14वें के साथ साथ 13वां भी पूछ लें और 15वां इसका साउथ अफ्रीका में होगा। यहाँ मैं जो ये शिखर सम्मेलन है इनके डिटेल दे रही हूँ कि इनकी स्थापना कब हुई हेडक्वार्टर कहाँ है या इनके सदस्य कहाँ हैं। ये इसलिए बता रही हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस पहले आने वाले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन पूछने की संभावना जितनी अधिक रहती है कि कौन सा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ उससे ज्यादा इस चीज की संभावना रहती है कि इसका गठन कब हुआ उद्देश्य क्या था और इसके मेन पार्टिसिपेंट यानी इसमें भाग लेने वाले सदस्य देश कौन कौन से हैं। इसलिए इन सबको पढ़ना बहुत जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि किसी भी एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाए और बहुत अच्छे मार्क्स हम लाएं। नेक्स्ट चलते हैं चोगम का 2022वां सम्मेलन किगाली रवांडा में। देखो चोगम क्या है राष्ट्रमंडल जो देश है उनका एक समूह है। राष्ट्रमंडल कंट्रीज वो है जो 56 कंट्रीज में आते हैं 56। ये लगभग सभी वही कंट्री है जो कभी पहले ब्रिटेन का गुलाम रहे थे और बाद में स्वतंत्र हुए उन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया है। तो इसकी थीम थी इस बार जो आयोजन हुआ है डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर कनेक्टिंग इनोवेटिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग ये इसकी थीम है। अब ये था 4th क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 ये कहाँ हुआ है
पहले हम ये समझते हैं क्वाड क्या है। क्वाड का मतलब होता है 4, यानी कि क्वाड में 4 सदस्य देश हैं। कौन-कौन से हैं? इसमें है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए। ये चारों इसके सदस्य देश है और ये एक सिक्योरिटी को लेकर एक शिखर सम्मेलन बना गया, यानी कि एक सुरक्षा संवाद है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। और मेनली इनडायरेक्टली जो बताया जाता है या हम समझ भी सकते हैं कि ये चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया। इसका 4th सम्मेलन हुआ है टोक्यो जापान में और नेक्स्ट 5th होगा 2023 में ऑस्ट्रेलिया में। देखो, कोई भी शिखर सम्मेलन का आयोजन वहीं हो सकता है जो उसके देश है, उन्हीं देशों में ये एक सर्कुलर रूप में घूम घूम के होते रहते हैं। ये एक कॉमन सी बात है किसी भी शिखर सम्मेलन की, कि वो उन्हीं कंट्रीज में होंगे जो, अब जैसे क्वाड में ये 4 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका, तो सिंपल सी बात है कि सम्मेलन इन्हीं देशों में होगा। इसका जो गठन हुआ था ना क्वाड का, वो 2017 में किया गया था। फिर इसकी फर्स्ट बैठक 2019 में हुई और फिर 2020 में टोक्यो में हुई। उसके बाद फिर एक वर्चुअली आयोजन हुआ 3rd मीटिंग का कोविड के कारण, और 4th मीटिंग फिर फिजिकली आयोजित हुई है टोक्यो जापान में। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। देखो, यहाँ पे बहुत डिटेल में चीज़ों को बताया जा रहा है, जिससे कि हमसे कोई भी क्वेश्चन छूटे ना और हम एग्जाम में अच्छा कर पाए। और ये ऐसा नहीं है कि पेट के लिए ही पढ़ें, इसलिए डिटेल बताई है क्योंकि पेट ही एक मेन टारगेट नहीं होता। पेट के साथ साथ भी हम और भी बहुत सारे एग्जाम्स देते हैं, तो सब में पता नहीं कि क्या किसमें क्या पूछ लिया जाए। आज कंपटीशन बहुत टफ होता जा रहा है, जैसा एग्जाम होता है वैसी रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो आने वाले सारे एग्जाम्स में एक मल्टी डायमेंशनल चीज को ध्यान में रखते हुए, एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई जा रही है यहाँ पे। और इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं आप, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। यही था आज हमारे पास पढ़ने के लिए, तो थैंक यू।